देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या आपने सोचा था कि आमिर खान के एक बयान पर बहस इस देश में अब खत्म हो गई है? नहीं, क्योंकि उसे फिर से जिंदा किया है बीजेपी ने। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि आमिर खान की फिल्म आने वाली है दंगल, दंगल पर मंगल के लिए तैयार रहिए। एक को सबक सिखा दिया, एक को सिखाना है। राम माधव भी कह देते हैं कि बीवी को बताएं कि देश कैसा है। फिर से जिंदा कर रही है बीजेपी। बीजेपी के निशाने पर फिर आमिर खान। बीजेपी अब करेगी आमिर का इलाज। आमिर खान को बीजेपी की खुली चुनौती। एक इलाज हो चुका, दूसरा बाकी। लेकिन बीजेपी के डॉक्टर साहब को लगता है कि आमिर खान को इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब मतलब बीजेपी के महासचिव डॉक्टर कैलाश विजयवर्गीय। डॉक्टर साहब के मुताबिक इलाज का एक दौर पूरा हो चुका है, दूसरे दौर के लिए वो पूरी जनता से अपील कर रहे हैं। पहले सुनिए डॉक्टर साहब की बात, मतलब हम आगे समझाते हैं। जो समाज सब देवी देवताओं को सबको प्रणाम करते हैं, वह असहिष्णु कैसे हो सकता है? तो ये सारे जो त्योहार है हमारे, ये हमारे सहिष्णुता के प्रमाण है। और इसलिए जब कोई इस समाज को ये कहता है कि ये असहिष्णुता बढ़ रही है, तो जरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा। फिर उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग जरा। सुना आपने, कुछ समझे डॉक्टर साहब किस इलाज की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के मुताबिक आमिर खान का पहला इलाज उन्हें अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर से हटाने के साथ ही हो गया। अब दूसरा इलाज उनके फिल्म दंगल का करना है। एक बार फिर सुनिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। तो उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग जरा। दरअसल डॉक्टर साहब आमिर खान के करीब 2 महीने पुराने उस बयान को लेकर गर्म हैं, जिसमें आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव ने एक बार उनसे देश छोड़कर जाने की बात कही थी। For any society, it's very important to have a sense of security. The last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. इस बयान पर देश भर में बवाल मचा था। विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हुए थे। आमिर खान का बयान पर उठे विवाद की आग बुझ चुकी थी, अब सिर्फ राख बची थी। लेकिन राख के नीचे की चिंगारी को बीजेपी ने एक बार फिर से हवा दे दी। कैलाश विजयवर्गीय ने आमिर खान के फिल्म दंगल के बहिष्कार की बात कही तो बीजेपी के दूसरे महासचिव राम माधव ने आमिर का बिना नाम लिए नसीहत दे डाली कि वो अपनी पत्नी को भी देश के बारे में ज्ञान दे। ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण। असहिष्णुता का मुद्दा बिहार चुनाव के बाद दफन हो गया था। अवार्ड वापसी का सिलसिला भी रुक गया था, लेकिन बीजेपी के अंदर की हलचल खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए बीजेपी के नेता एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। दिलवाले शाहरुख खान की फिल्म, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी। अब ऐसा ही कुछ आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल के साथ करने की तैयारी है। लेकिन अब बीजेपी के नेता उनकी फिल्म दंगल का मंगल करने की तैयारी कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और राम माधव ने आमिर खान पर निशाना साधा। एक ने उन्हें अपनी बीवी को भारत की प्रतिष्ठा के बारे में ज्ञान देने की नसीहत दी, तो दूसरे ने उनकी फिल्म के बहिष्कार का इशारा। ऐसे में सियासत तो गर्म होनी ही थी। कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं इतना बार कहना चाहता हूं कि आपसे हम कोई उम्मीद नहीं थी। कैलाश जी, आमिर खान जैसे कलाकार के खिलाफ आप इस बात करेंगे, तो मैंने तो आज एनएसयूआई के बच्चों को कहा है और युवक कांग्रेस के लोगों को भी कहूंगा कि ये 15-20 जो लफंगे चले जाते हैं केसरिया दुपट्टा डाले, इससे क्या उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी? आमिर खान पर जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने हमला बोला, उस पर विपक्षी पार्टियां सख्त ऐतराज जता रही हैं।
जुमा 8 दिन सरकार आ गई है, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। ये देश को बांटना चाहते हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये किसको, ये जो है थके हारे लोग हैं। बिहार, ये दिल्ली में मार खा गए, बिहार में मार खा गए, अब इनको देश में मार खाना, इनका अब अरूज नहीं आने वाला, इनका जवान आने वाला है। आमिर खान के बयान पर विरोध की बड़ी वजह यह भी थी कि उनके नाम के आगे खान जुड़ा हुआ है। मुस्लिम धर्म गुरु कहते हैं कि दिक्कत लोगों की नहीं, दिक्कत ऐसी सोच की है। पसंद करते और इन सेलिब्रिटीज़ ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और रोशन कर रहे हैं। और टूरिज़्म का भी एक तरीके से ये सेलिब्रिटीज़ बहुत अहम ज़रिया होते हैं। लिहाजा जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, ये आना बंद होने चाहिए। हालांकि बीजेपी और आरएसएस समर्थक मानते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर देश में माहौल खराब होने का भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी सोच पर लगाम भी जरूरी है। देखिए, माहौल कोई आज बिगाड़ नहीं रहा है। ये विगत दशकों से जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण होती रही है, जब अब तुष्टीकरण पर सवाल खड़ा होने लगा है, तो एक ऐसा वर्ग है जो इसका प्रतिकार करने के लिए आज उठ खड़ा हुआ है, खास करके सीमांत जिलों में। कहते हैं कि सियासत में मुद्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान पर विवाद कई हफ्ते पहले ही दफन हो चुका था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर कब्र से निकालकर इस मुद्दे को जिंदा कर दिया। भोपाल से अमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली, आज तक। आमिर खान वैसे तो बॉलीवुड में एक संजीदा अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सामाजिक विषयों से जुड़े रहे हैं, हमेशा बयान भी देते रहे हैं, आंदोलन के मंच पर भी दिखे थे। और शायद इसीलिए, चूंकि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, विवादों में भी फंसते हैं आमिर खान। उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। वजह कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि आमिर खान बीजेपी के एक बड़े तबके के निशाने पर हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विवाद की जड़ें बहुत पुरानी हैं। करीब 9 साल पहले आमिर खान नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन करके विवादों में घिर गए थे। आमिर ने आंदोलन की नेता मेधा पाटकर का समर्थन करते हुए पुनर्वास के लिए बड़े पैकेज की मांग की थी। आमिर के इस विरोध पर भी खूब सियासत हुई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आमिर खान के फिल्म फना उस वक्त रिलीज हुई। फिल्म और आमिर दोनों का विरोध हुआ। गुजरात सरकार ने उनके फिल्म फना को सूबे में बैन कर दिया था। आमिर खान गुजरात दंगों को लेकर भी नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद जून 2014 में आमिर खुद पीएम मोदी से जाकर मिले थे। बाद में आमिर ने स्वच्छता मिशन समेत मोदी की कई योजनाओं की तारीफ की और उससे जुड़े भी। हालांकि आमिर खान उस वक्त भी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर आ गए थे जब उनके फिल्म पीके का पोस्टर नजर आया। पहले तो पोस्टर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा, विवाद बढ़ा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हिंदू धर्म पर फिल्म में कसे गए तंज को लेकर भी हिंदूवादी संगठनों ने आमिर का जमकर विरोध किया था। एक वर्ड है, उसका मतलब आमिर खान एक संजीदा एक्टर है, समाज से हर वक्त जुड़े रहते हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर न सिर्फ उन्होंने फिल्म बनाई, टीवी पर शो बनाए, बल्कि समाज से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय भी रखी। कुछ ऐसी ही राय उन्होंने 23 नवंबर को देश में बढ़ती असहिष्णुता पर रखी थी, जिसके चलते वो विवादों में घिर गए। दरअसल आमिर खान का बयान उस वक्त आया था जब देश भर में असहिष्णुता एक मुद्दा बन चुकी थी। साहित्यकारों, फिल्मकारों ने पुरस्कार लौटाने की मुहिम शुरू कर दी थी। बिहार में चुनाव थे, बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा इतना गर्म हो, लेकिन आमिर खान के बयान ने इस मुद्दे की आग में घी का काम कर दिया। बीजेपी को आमिर का दिया जख्म भूला नहीं है, लिहाजा जब दर्द उठता है तो इलाज की बात होती है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिसंबर का महीना तो बीत गया ठंड के इंतजार में, लेकिन अब जनवरी के साथ ही ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। जी हाँ, कपकपाने वाली सर्दी पड़ सकती है इस महीने में। देखिए,
जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो इस साल हो रहा है। आमतौर पर देखा यही गया है कि आधी जनवरी के बाद जाड़ा जाने लगता है, लेकिन इस बार आधी जनवरी से जाड़ा शुरू हो रहा है। पूरा दिसंबर निकल गया लेकिन ठंड उतनी नहीं पड़ी जितनी हर बार पड़ती है। नया साल भी चमकते सूरज के साथ शुरू हुआ। लोग तो यही कहने लगे कि ठंड पड़ेगी भी या नहीं। तो अब ध्यान से सुनिए। इस बार ठंड अब शुरू हुई है। अब बारिश भी होगी और पारा भी गिरेगा। जाड़ा दिन में भी लगेगा, ठंड रात में भी सताएगी। कोहरे ने तो दिखा दिया है अपना प्रकोप। हम आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। यह पहली बार है कि जनवरी के महीने में दिन का तापमान सामान्य से नीचे आया है। अब ठंड की असलियत सुनिए। यहाँ कांगड़ा में बारिश वगैरह तो नहीं हो रही, लेकिन सुबह से इतनी धुंध पड़ रही है कि ठंड में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ियाँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। रेल यातायात भी काफी फर्क पड़ता है, दिखाई नहीं देता है, गाड़ियाँ बहुत लेट चल रही हैं। ट्रेन लेट है और कोहरे की वजह से जो है आप देख सकते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लेट है ट्रेन, तो इस वजह से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उत्तर भारत में जो मैक्सिमम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री ऊपर चल रहा था, उसमें काफ़ी गिरावट आई है और अभी बिलो नॉर्मल 2 से 4 डिग्री पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, वेस्ट यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ में अभी तापमान बिलो नॉर्मल चल रहा है, मैक्सिमम तापमान। मौसम ने देश की राजधानी दिल्ली में भी जबरदस्त करवट ली है। लोहड़ी के बाद न सिर्फ दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है, बल्कि कोहरा भी जबरदस्त पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धूप जो है वो हो सकता है कि 12 बजे के आसपास निकले, लेकिन रात के समय मौसम जो है ज़्यादा ठंडा होगा और जो सर्द हवाएं वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर साफ तौर पर न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ना अभी कहा जा सकता है शुरू हो गई है। पिछले 3 दिनों से जो मौसम है वो बिल्कुल बदला हुआ है। सच ये भी है कि दिल्ली में पारा भले ही गिरा हो, लेकिन जनवरी में दिल्ली का ये सबसे खराब रिकॉर्ड है। 2006 में जनवरी के महीने में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। 2007 में 2.6 डिग्री, 2008 में 1.9 डिग्री, 2009 में 4 डिग्री, 2010 में 5.6 डिग्री, 2011 में 3.7, 2012 में 4.4, 2013 में 1.9, 2014 में 4.4 और 2015 में 4.0, जबकि इस साल यानी 2016 की 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान 9.6 यानी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इस बार आधी जनवरी से मौसम बदलना शुरू हुआ है और इसके पीछे जो वजह है वो है एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस। हम आपको बता दें कि 11 जनवरी से 14 जनवरी के बीच 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने दस्तक दी है। इस वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में मौसम बदला और दिन के तापमान में गिरावट आई। इस समय की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग कह रहा है कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में लिफ्टेड फॉग है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तापमान नीचे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉग है ये ऊपर उठ जाता है। तो इस वजह से पूरे के पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन नहीं आ रही है, जिसकी वजह से दिन में तापमान नीचे जा चुके हैं। कैमरामैन सतेंद्र भाटी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और अब बात इस बुलेटिन में कोहरे के कहर की करते हैं। जहां कई इलाकों में उत्तर भारत में खास तौर पर कई शहरों में कोहरे का असर दिख रहा है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, कई जगहों पर सड़कों से एक्सीडेंट्स की भी खबर आ रही है। समूचा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी एकदम घट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग दिन में वाहनों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। अब कोहरे का प्रकोप देखिए, पटरियां सूनी पड़ी हैं।
स्टेशन पर सन्नाटा है। जी हाँ, कोहरे की वजह से उत्तर भारत में सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि कार का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। कार का पूरी तरह से कचूमर बन गया। हम आपको बता दें कि धुंध ने 2 लोगों की जान ले ली और 4 बुरी तरह से घायल हो गए। अपना गड्डी लगी है, टायर फटिया सी, टायर फटिया कारण ते धुंध बहुत ज्यादा पई सी, ਉਹਦੇ कारण पिछे गड्डी ਵੱਜੀ है ट्रक ਦੇ। धुंध ਦੇ ਕਾਰਨ ही सारा एक्सीडेंट होया है। यह हादसा अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर बटाला के पास हुआ। घने कोहरे के चलते एक खड़े हुए ट्रक में पीछे से एक सेंट्रो कार टकरा गई। हम आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। दिन के समय में ये कोहरा जमीन से ऊपर उठ जाता है, जिसे मौसम विज्ञान की भाषा में लिफ्टेड फॉग कहते हैं। लिफ्टेड फॉग की वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी बहुत कम देर के लिए नजर आती है और कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट आ रही है। इस समय भी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में फॉग है। हालांकि ग्राउंड विजिबिलिटी उतनी कम नहीं है इस समय, लेकिन एक फॉग है जो लोअर लेवल है, बाउंड्री लेवल के बिल्कुल ऊपर है, यानी कि लगभग थोड़ा ऊपर, लिफ्टेड फॉग जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा ग्राउंड पे, जमीन के आसपास ना होकर थोड़ा हाइट पे ऊपर होता है। उसकी वजह से भी और बादलों की वजह से भी धूप नहीं आती है, रेडिएशन नहीं आती है, और ऐसे में जो दिन के तापमान है वो कम हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भले ही बर्फबारी हो रही हो, लेकिन श्रीनगर में मौसम बेहद चौंकाने वाला बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में धुंध से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। श्रीनगर के अंदर जनवरी में बर्फ तो हर साल पड़ती थी, लेकिन कोहरा पहली बार देखा गया है। जनवरी के महीने में जब कश्मीर पूरे तौर पर बर्फ से ढका रहता है, उस बीच आज कुछ अलग ही नजारा श्रीनगर की सड़कों पर दिखा। इस तरह का घना कोहरा, वो भी जनवरी के महीने में, सामान्य बात नहीं है। श्रीनगर की सड़कों पर इतना अंधेरा छाया, कोहरा इतना ज्यादा था कि लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कतें हो रही थी। यहाँ तक कि वाहनों को लाइट्स जलाकर सड़कों पर निकलना पड़ा। लेकिन इस कोहरे ने लोगों की हड्डियां भी कपा दी हैं। लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं और अलाव जलाकर सर्दी भगा रहे हैं। कश्मीर में गर्म कपड़ों की सेल भी बढ़ गई है। ठंड बहुत है सर, सुबह शाम तो ज्यादा मुश्किल पड़ती है। दिन में फिर भी ठीक होता है मौसम, लेकिन सुबह और शाम को बहुत ठंड होती है। यहाँ तो मुश्किल होती है ठंड, जब ठंड शुरू होते हैं यहाँ तो बहुत मुश्किल होती है, बाहर निकलने की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। अब आगे मौसम वैज्ञानिक नई भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसी भविष्यवाणी जो किसानों के लिए, गेहूं के खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्या है वो भविष्यवाणी, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। अगर ठंड अच्छी नहीं पड़ी तो रबी की फसलों को प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आटा महंगा होगा क्योंकि गेहूं की कीमत बढ़ेगी, सरसों की खेती पर भी असर हो सकता है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि बारिश हो, ठंड हो। लेकिन मौसम वैज्ञानिक अच्छी खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद बारिश भी होगी, ओले भी पड़ेंगे, यानी रबी फसलों के लिए कम से कम अच्छी खबर होगी। देश में लहलहाती ये फसलें किसानों का दिल खुश करती हैं, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का पेट भी भरती हैं। इस वक्त रबी की फसल का मौसम है। गेहूं, चना, दलहन और कुछ जगह पर अरहर भी इसी मौसम में बोई जाती है। लेकिन जिस तरह से जनवरी पिछले 15 दिनों में गर्म रही, उसने किसानों के चेहरों की मुस्कान छीन ली है। गेहूं रबी सीजन की मुख्य फसल है। इसके लिए औसत 18 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस वक्त अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में गेहूं की फसल पर असामान्य मौसम का असर पड़ने का खतरा बन गया। पिछले कई दशक अगर उसको देखा जाए, उसके मुकाबले टेम्परेचर ज़्यादा है और जिसके वजह से गेहूं का जो अभी का जो स्थिति है उसमें उसका टिलरिंग सही नहीं हुआ, ग्रोथ सही नहीं पकड़ पाया है। तो हाई टेम्परेचर अगर ऐसे रहता है, अधिक तापमान की वजह से इसका पैदावार घटेगा। अब आई है किसानों के लिए खुशखबरी।
17 जनवरी से मौसम बदलने का अनुमान। 17 जनवरी से 20 तक बारिश के आसार। जी हां, मौसम वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी को सेंट्रल इंडिया में बारिश के आसार बन रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न सिर्फ रबी की फसल के लिए मुफीद है, बल्कि जनवरी में जो मौसम अभी तक गर्म बना रहा, उसको कड़ाके की ठंड में तब्दील कर देगा। कई जगह पर ओले बरसने की भी भविष्यवाणी की जा रही है। सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में, और वहाँ के जो सभी राज्य हैं, झारखंड से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल के इलाके, यहाँ 18, 19, 20, मध्य प्रदेश में 17 तारीख एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। वहाँ बेटर रेनफॉल की संभावना है। हो सकता है 1 से 2 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी हो जाए, जो कि विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छी रेनफॉल कही जाती है। हम आपको बता दें कि 17 जनवरी से 20 जनवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में ठीक ठाक बारिश की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि पुरवैया यानी बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और पछुआ हवाओं के बीच 17 जनवरी से टकराव होगा। पछुआ हवाएं ठंड होती हैं और पुरवैया हवाएं गर्म और नमी से भरी होती हैं। लिहाजा इस टकराव के चलते घने बादल बनेंगे और कई इलाकों में बारिश होगी, और इस बारिश में दिल्ली भी तरबतर होगी, यानी ठंड तो अब बढ़ने जा रही है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं रियल लाइफ में वीर ज़ारा की कहानी। फेसबुक पर मोहब्बत हुई, वीर पहुंच गया अपनी ज़ारा के लिए पाकिस्तान, लेकिन यहां पर वो रुस्वा हुआ क्योंकि यहां पर उसे मिल गई सलाखें। लेकिन क्या रियल लाइफ के वीर को उसकी ज़ारा मिलेगी? जी हां, मुंबई के रहने वाले हामिद अपनी ज़ारा के लिए सरहद पार पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन 3 साल तक लापता रहे। और अब जब माँ बाप को उनकी खबर लगी है, तो आंखों में आंसू, चेहरे पर बेटे की सलामती की फिक्र नजर आ रही है। 3.5 साल से जो हम अनिश्चितता में थे कि पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं है, तो कम से कम इतना विश्वास हुआ कि वो उनकी कस्टडी में है, सेफ है। 27 साल के हामिद अंसारी इस वक्त पाकिस्तान के पख्तून प्रांत की कोहाट जेल में कैद हैं। रियल लाइफ के इस वीर को पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि हामिद बिना वीजा अपनी ज़ारा से मिलने 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान चले गए। वहां कुछ दिनों तक वो होटल में रहे, लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस को इसकी खबर लगी, तो हामिद को गिरफ्तार कर लिया गया। चार्जेस के बारे में यही लिखा हुआ है कि अभी तक कोई चार्जेस उनके ऊपर नहीं है, और जहां तक मेरा विश्वास है कि कोई चार्जेस होंगे भी नहीं, कोई सीरियस किस्म के कोई चार्जेस नहीं होंगे। हाँ, शायद पेपर नहीं होंगे, उन्होंने बनाया नहीं बनाया, वो भी उसका जवाब वो वही दे सकते हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका हामिद अंसारी आखिर सरहद की कटीली दीवारों को लांघकर उस पार क्यों चला गया। अब हकीकत सुनिए। पाकिस्तान के पख्तून प्रांत की एक लड़की से फेसबुक के जरिए हामिद की दोस्ती हुई थी। लड़की पर कबीले के लोग जुल्म कर रहे थे, जबरन उसकी शादी करवाना चाहते थे। हामिद उसकी मदद के लिए बिना वीजा के नवंबर 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान चला गया। वो एक ट्राइबल लड़की थी, पश्तून लड़की थी, और वहाँ के नियम के अनुसार कुछ फैमिली संघर्ष रहता है, फैमिली राइवलरी रहती है, तो उसका फैसला वहाँ के कबायली लीडर करते हैं। और उसने अपने ये सारी दास्तान हामिद से भी शेयर की थी, और भी दोस्तों को उसके बारे में मालूम था। काबुल की एक एयरलाइंस कंपनी में काम करने के लिए माँ बाप की इजाजत लेकर गया बेटा आज सलाखों के पीछे है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोहब्बत में गिरफ्तार है, इंसानियत के वास्ते मजबूर। लेकिन क्या वो सही सलामत वतन वापस लौट पाएगा? घर वालों को विदेश मंत्रालय से आश्वासन मिला है और उनकी उम्मीद हकीकत में तब्दील होने का इंतजार कर रही है। एक उम्मीद है सरकार से कि जिस तरीके से सरकार जो है अपने नागरिकों को ला रही है और कोशिश करती है, इस तरीके से शायद हमको उम्मीद है कि सरकार हमारे मामले में भी उस तरीके से सहायता करके। पाक जेल में बंद हामिद की रिहाई के लिए आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन क्या ये आवाजें पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचेंगी? क्या इंसानियत के लिए वो हामिद को वापस हिंदुस्तान आने देंगे? उम्मीद है पाकिस्तान इस मामले पर गौर जरूर करेगा। एजाज खान, मुंबई, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया।
एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.